नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, जितने भी हमारे प्रिय मित्र बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 to 10th या 11th और 12th के माध्यम से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह वैसे क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे बीजी के मॉक टेस्ट क्लास लगाए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और जो भी आपके सगे संबंधित हैं उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। साथियों, आज का पहला प्रश्न आपका है, वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका है वाद्य श्री, बी में वाद्य वादन, सी में वाद्य रस, डी में आपका वाद्य पुकार। और से मित्रों बताइए वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, बताते चलें कि वाद्य वृंद को अन्य नाम जो है आपका वाद्य वादन है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है। इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, और यह हमारे क्षेत्र में जैसे बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। शादी विवाह या फिर अनदर फंक्शन में भी इसका जैसे प्रयोग किया जाता है कि वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा, क्लारनेट, सिंगिंग ग्रुप या सैक्सोफोन। मित्रों, बताते चलें कि वाद्य वृंद को जो अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, वाद्य वृंद को दक्षिण में क्या कहा जाता है? ए में आपको गोटुटम वादन है, बी में वाद्य कचहरी है, सी में वाद्य मंच है, डी में आपका घटम है। जैसे ही मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए, ताकि सभी प्रश्नों का आंसर आपको 100% याद हो जाए। और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर हम सबसे पहले दें। तो मित्रों, बताते चलें कि वाद्य वृंद को दक्षिण में जो कहा जाता है वाद्य कचहरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, नाट्य शास्त्र में बूंद के लिए क्या संज्ञा है? नाट्य शास्त्र में बूंद नहीं वृंद होगा। ठीक है। नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा है? ए में आपका वृंद है, बी में आतोद है, सी में कुतुब है, डी में आपका कुशीलव है। मित्रों, फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में वृंद के लिए क्या संज्ञा है? तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुतुब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कुतुब, बी में तुर्य है, बी सी में वाद्य वृंद है, डी में आपका बैले है। तो मित्रों फट से बताइए कि पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? साथियों, बताते चलें कि पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए जो मित्रों शब्द था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तुर्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं? विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं? ए में आपका सिम्फनी है, बी में मेलोडी है, सी में हारमोनी है, डी में आपका ओपेरा है। और से मित्रों बताइए कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं? साथियों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सिम्फनी। ऑप्शन नंबर ई पर हमारा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फट से बताइए, गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में बैले है, सी में गाथा है, डी में आपका नृत्य है। और से मित्रों बताइए कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों बताते चलें कि गीत नाट्य का जो अन्य नाम है
इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ओपेरा, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों आप सपोर्ट करें, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे और इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में नाट्य है, सी में नृत्य संगीत है, डी में आपका बैले है। और से मित्रों बताइए कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है, मतलब अन्य नाम क्या है। साथियों नृत्य नाट्य का जो अन्य नाम है बैले है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? ए में आपका है अमेरिका के निग्रो जाति के लोगों ने, बी में उत्तरी कोरिया के लोगों ने, सी में जर्मनी के लोगों द्वारा, डी में आपको डॉक्टर बी.डी. जॉनसन द्वारा। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया। साथियों जॉर्ज नामक लोक संगीत को बनाने का श्रेय जो जाता है अमेरिका के निग्रो जाति के लोगों ने, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा मित्रों सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर रचना बजाई जा सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फट से बताइए। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सिम्फनी है, बी में मोड है, सी में सोनाटा है, डी में आपका ब्लाड है। फट से मित्रों बताइए कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सोनाटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? ए में आपका वाजिद अली, बी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में मोहम्मद अली, डी में आपका अमीर खान। और से मित्रों बताइए कि इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। अगला प्रश्न आपका है कुरान में कितने अध्याय हैं? फट से मित्रों बताइए कुरान में कुल कितने अध्याय हैं। ए में आपका 18 है, बी में 72 है, सी में 108 है, डी में आपका 114 है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए क्योंकि यह मित्रों जीके जीएस का भी प्रश्न है और म्यूजिक में भी मित्रों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए कि कुरान में कितने अध्याय होते हैं। साथियों बताते चलें कि कुरान में कुल अध्यायों की संख्या 114 है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों भारत में सूफी विचारधारा क्या विविध प्रचार किसके द्वारा हुआ? फट से बताइए कि भारत में सूफी विचारधारा का जो है विविध प्रचार किसके द्वारा हुआ। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी में आपका पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में उस्मान खान, डी में अलाउद्दीन खान। फट से मित्रों बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत में सूफी विचारधारा का जैसे विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ। तो मित्रों बताते चले कि शेख निजामुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में आपका 13 है। साथियों फट से बताइए कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो मित्रों कुल 9 रूप बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? फट से बताइए निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। ए में आपका
गणेश स्रोत है, बी में संगीत है, सी में अमृतवाणी है, डी में आपका शारदा है। फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और प्रत्येक एग्जाम में मित्रों तानसेन से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। अतः मित्रों कुछ दिन में हम एक ऐसे क्लास लेकर के आएंगे जिनमें सभी संगीतज्ञों का, जो महान महान संगीतज्ञ हैं, उनके जीवनी पर मित्रों प्रकाश डालेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है, तो गणेश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया। ए में आपका अमीर खुसरो, बी में अलाउद्दीन का, सी में हरिदास, डी में आपका तानसेन है। फट से मित्रों बताइए कि दरबारी राग का आविष्कार किसने किया। मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वही जिनका भी हम बता रहे थे कि जीवनी बताएंगे, तानसेन साहब। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया, तानसेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, धमार ताल का आविष्कार किसने किया। ए में आपका तानसेन, बी में बैजू बावरा, सी में स्वामी हरिदास, डी में आपका सिद्धार्थ खां। फटाफट मित्रों बताइए कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया। साथियों बताते चलें कि धमार ताल का जो मित्रों आविष्कार किया गया है उनका श्रेय जाता है बैजू बावरा का। ठीक है, धमार ताल का आविष्कार किसने किया, तो बैजू बावरा। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, तान तरंग खां के पिता कौन थे। तान तरंग खां के पिता कौन थे। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है तानसेन, बी में निहाल सेन, सी में दबीर खां, डी में आपका तानरस खां। फट से मित्रों बताइए तान तरंग खां के पिता कौन थे। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहाल सेन। तान तरंग खां के पिता कौन थे, तो निहाल सेन थे। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया। ए में आपका विलास देव, बी में विलास खां, सी में तानसेन, डी में आपका बैजू बावरा। और से मित्रों बताइए, और प्रत्येक प्रश्नों का आप अध्ययन कीजिए, इसीलिए हम प्रश्न पहले पढ़ते हैं, उसके उपरांत हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ताकि मित्रों आपको कुछ समय मिल जाए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सोचने के लिए समय आपको देना अति आवश्यक है। तो राग विलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विलास खां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था। जैसे चांद खां जैसे मित्रों अकबर के राज दरबार में रहता था। ठीक है, तो चांद खां का उपनाम क्या था। ए में आपका रंग, बी में दास, सी में चंद्र और डी में आपका शशि। और से मित्रों बताइए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते चले मित्रों कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह प्रश्न पूछा भी गया था कि अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था। तो मित्रों अकबर कालीन चांद खां का उपनाम शशि था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए और कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देते चलें। संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो ग्रंथ है जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है और वह जो है बहुत ही प्रचलित और पूरा वर्ल्ड लेवल पर मित्रों फेमस हुआ। ए में आपका सूर सागर, बी में सूरमणि, सी में है रामायण, डी में है राम भजन। मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि 2 तो किताब यहाँ पर ऐसे हैं, 3 कहिए, जो सूरदास के द्वारा लिखा ही नहीं गया है। ये तो ऐसे ही डायरेक्ट पकड़ा गया कि सूर सागर, सूरमणि, रामायण या राम भजन। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर सागर। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, और इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक बार हम जरूर आपको बताएंगे, यदि इस चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें।
और इसे अपने स्टेटस पर जरूर लगा दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी अपने लोग अग्रसर आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न आपका साथियों, गरबा गीतों की प्रथा, ध्यान दीजिएगा, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सितारा देवी या प्राचीन परंपरा है? मित्रों गरबा गीत का प्रचलन जो है मित्रों, प्रथा जो शुरू करने वाली बहुत ही देश के लिए अजुबा जुबा कविता लिखे कृष्ण प्रेमी मीराबाई। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है, कि गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? तो मीराबाई ने। ठीक है, इस प्रकार साथियों एप्पल हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए ताकि कम समय में साथियों अधिक से अधिक प्रश्नों का आपको पकड़ हो जाएगा। पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? गीत, व्याकरण, पाणिनि या संगीत? मित्रों आपको बताते चले कि पाणिनि जो थे एक व्याकरणवादी व्यक्ति थे, तो जाहिर सी बात है कि पाणिनि साहब जैसे व्याकरण से संबंधित विषय पर लिखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों जब भी एग्जाम में बैठिए या हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए तो प्रत्येक प्रश्नों पर मंथन कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? ए में आपका 500 ईस्वी पूर्व, बी में 10,000 ईस्वी पूर्व, सी में 106 ईस्वी पूर्व और डी में मित्रों 5वीं शताब्दी में। मित्रों फट से बताइए कि रामायण की रचना जो है कब मानी जाती है? एग्जैक्ट डेट तो मित्रों आज तक पता नहीं चल पाया, परंतु एवरेज के अनुसार बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है आज से लगभग 500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, मतलब ए पर हमारा साथियों क्या है? सही है। प्रश्न मित्रों, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया? ए में साथियों आपका ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी में आपका है गुरु नानक देव, डी में मित्रों गुरु गोविंद सिंह, सी में गुरु गोविंद सिंह और डी में गुरु तेग बहादुर। फट से मित्रों बताइए कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था? तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही हैं? ए में 50 है, बी में 11 है, सी में 107 है, डी में आपका 64 है। और से मित्रों बताइए कि वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। इतना मित्रों आपको हिंट्स हम जरूर करेंगे कि वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है। तो जितनी कलाएं के बारे में मित्रों जैसे वर्णन किए हैं वह जैसे एक प्रकार का पूर्ण रूप से स्क्वायर का नंबर है, वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसमें एक ही है जो वर्ग है 64। नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। मित्रों जब भी आप म्यूजिक का क्लास ज्वाइन कीजिए तो सिस्टम से याद करिए और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कीजिए। ललित कलाएं कितनी मानी गई है? ए में 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपका 3 है। और से मित्रों बताइए कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है? साथियों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कलाएं कुल 5 मानी गई है। अगला प्रश्न साथियों, धारण मातृका नामक कला का अर्थ है? धारण मातृका नामक कला का अर्थ है स्मरण बढ़ाना, बी में आपका है गहने धारण करना, सी में यंत्र बनाना, डी में माँ का प्यार पाना। मित्रों फट से बताइए कि धारण मातृका नामक कला का अर्थ है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा स्मरण को बढ़ाना, डेट मीन्स याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। स्मरण मतलब क्या होता है? याद करना। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। 30 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। ट्रम्पेट एक वाद्य है। ट्रम्पेट जो मित्रों वाद्य है किस वाद्य के अंतर्गत आएगा?
वाद्य कुल 4 प्रकार का, चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है। घनवाद हो गई, घनवाद, सुशीलवाद, अवनदवाद और तत्ववाद है। और से मित्रों बताइए कि ट्रैम्पेट जैसे एक वाद्य है तो किस वाद्य के अंतर्गत आएगा। साथियों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ट्रैम्पेट मित्रों हवा एयर के माध्यम से बजाया जाता है, अर्थात सुशील वाद्य के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 31 नंबर प्रश्न को बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था। मित्रों एक बात आपको जरूर बताएंगे कि म्यूजिक के क्लास में हम जैसे एक ऐसा टॉपिक बता चुके हैं, एक ऐसा क्लास ले चुके हैं जिसमें सभी संगीतज्ञ के विद्वानों का जिनका जिनका उपनाम या वास्तविक नाम बताया गया है, उस सभी को एक जगह मित्रों आपको हम ऑब्जर्व कर दिए हैं। ठीक है, अतः उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अदा रंग का वास्तविक नाम क्या था। फिरोज खां, नौबत खां, मस्तान खां या विलास खां। फट से मित्रों बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो अदा रंग का वास्तविक नाम मित्रों फिरोज खां था। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नेमत खां का उपनाम क्या था। नेमत खां का उपनाम क्या था। ए में आपका आदत है, बी में सब रंग है, सी में सदा रंग है, डी में आपका मन रंग है। मित्रों बताइए कि नेमत खां का उपनाम क्या था। साथियों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सदा रंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गुलाम अली का उपनाम क्या था। ए में आपका मन रंग है, बी में सब रंग है, सी में दास है और डी में मित्रों रंगीले है। और से मित्रों बताइए कि गुलाम अली का उपनाम क्या था। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कमेंट्स में आंसर डालें। ठीक है, गुलाम अली का उपनाम क्या था। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सब रंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भूपत खां का उपनाम क्या था। फिर से बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था। ठीक है, ए में आपका मन रंग है, बी में रंगीले है, सी में रंगारंग है, डी में आपका महारंग है। साथियों फट से बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ऐसे प्रश्न मित्रों बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, अतः जरूर बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महारंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया। ए में आपका पंडित रवि शिव शंकर, बी में उस्ताद विलास खां, डी में है मित्रों तानसेन, सॉरी सी में तानसेन, डी में आपका श्यामदास। फट से मित्रों बताइए कि तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया। साथियों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित शिव शंकर। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था। ए में आपका मियाँ सबरंग, बी में मियाँ उचपल, सी में चांद खां, डी में तानरस खां। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद गुलाम हुसैन खां का उपनाम क्या था। बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मियाँ उचपल। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। हर्री वल्लभ संगीत सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है, कहाँ होता है। फट से बताइए कि हर्री वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। एक संगीत सम्मेलन का आयोजन है प्रत्येक वर्ष मित्रों। इस आयोजन को बहुत धूमधाम से बहुत ही भव्य तरीका से किया जाता है। ए में आपका जालंधर है, बी में मथुरा है, सी में कोलकाता है, डी में आपका अमृतसर है। मित्रों फट से बताइए कि हर्री वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जालंधर। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। फिर से बताइए कल के कलाकार, इसमें क्या होता है कि जो भी नए नए आर्टिस्ट उभर रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए साथियों कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। ए में कोलकाता है, बी में दिल्ली है, सी में चेन्नई है, डी में आपका मुंबई है। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है।
अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में आपका गुजरात है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में दिल्ली है, डी में आपका महाराष्ट्र है। मित्रों फट से बताइए कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, सही है मित्रों, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, खैरागढ़ या बड़ौदा। और से मित्रों बताइए कि संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा खैरागढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान देंगे और बताते चले कि आज का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे। फट से साथियों बताइए कि मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे। ए में बी एन भातखंडे साहब, बी में बी डी पलुस्कर साहब, सी में पंडित रविशंकर, डी में आपका उस्ताद अलाउद्दीन। फट से मित्रों बताइए कि मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों बताते चले कि 41वें प्रश्न का आंसर आपका होना चाहिए पंडित भारत खंडे साहब। ठीक है, बी एन भारत खंडे। ऑप्शन नंबर एपल हमारा साथियों सही है। नहीं मित्रों, जैसा कि बार बार हम बतला रहे हैं यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआईएस या फिर मित्रों किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के माध्यम से मित्रों म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको उसका कोर्स मित्रों परचेज करना चाहते हैं ताकि आपका रिजल्ट 100% हो जाए, तो मित्रों आप दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमसे जरूर कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें। आपको मित्रों बहुत कम ही खर्च में आपको जो संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों प्रोवाइड करा दिया जाएगा और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाएंगे। ठीक है, और मित्रों इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।